पेशेंस और सेशन का आनंद उठाइए। Good morning, everybody. आज के इस सत्र में बड़े गंभीर विषय पर हम लोगों का चिंतन होगा, क्योंकि आए दिन हम सबों को समाज में पेपर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से वैसी सूचनाएं मिलती हैं जो हमारे बच्चों के साथ घटित होती है। हमें उनको कैसे संरक्षित करना है, आज के सेशन का मुख्य विषय उसी पे आधारित है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बच्चे ही हमारे भविष्य। यदि बच्चों को हम सही ढंग से उनको संरक्षित न कर पाए और उनके निर्माण में हमारी सहभागिता नहीं रही, तो हमारा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। किसी भी राष्ट्र की नींव उन बच्चों के निर्माण पर ही आधारित होती है, क्योंकि वे हमारे समाज के कल हैं, और यदि हमारा कल असुरक्षित हुआ या असंरक्षित हुआ तो स्वाभाविक है कि उसका स्वरूप भी असंरक्षित हो जाएगा। तो इसके लिए उनको कुछ अधिकार भी दिए गए। भारतीय संवैधानिक ढंग से जैसे बहुत सारे मौलिक अधिकार हम सबको प्राप्त हैं, वैसे ही बच्चों को भी अधिकार प्राप्त है, और ये अधिकार उनके संरक्षण में सहायक है। तो आज की हमारी वार्ता बाल अधिकार संरक्षण पर ही आधारित है। तो हम लोग आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका मतलब ये है कि उन बच्चों के साथ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उनके अधिकारों का या तो हनन हुआ है अथवा उनके संरक्षण में खामियां हुई। और आखिर ये संरक्षण की बात क्यों आई? टीवी में या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से आपने बहुत सारी घटनाएं उन बच्चों के संदर्भ में सुनी होंगी कि कौन कौन सी घटनाएं और कैसी कैसी घटनाएं जिनके स्मरण मात्र से हम सबों का रूह कांप जाते हैं कि आखिर ये नौनिहाल जिनको जीवन की अभी कोई समझ नहीं है, जिनको हमारे प्यार और दुलार की आवश्यकता है, उनके प्रति ऐसे अपराध, तो ये अपराध, इसका मतलब है कि वो फिर हमारी मानसिकता, हमारी सोच की ओर संकेत कराती है। हमारी सोच इतनी गंदी और गिर चुकी है
कि हम अपने उन नौनिहालों को भी त्रस्त करेंगे। और इसीलिए शायद हमें अपने बच्चों को सेफ रखने की, संरक्षित रखने की, सुरक्षित रखने की आवश्यकता जान पड़ी। एक अद्भुत विचारधारा आज समाज में व्याप्त हो चुकी है। हम सब एक अभिभावक की तरह हैं। घर से बेटा या बेटी निकलती है या निकलता है, तो यदि जो समय उसने बताया है कि मैं इतने समय में वापस आ जाऊंगी, और उसके बाद यदि देरी होती है अथवा संध्या होने लगती है, तो मां का हृदय चिंतित हो जाता है, बेटी कहां है? ऐसा समाज हमारा। इसका मतलब है कि हमारे समाज के अंदर का जो व्याप्त वो गलत मानसिकता अथवा गलत विचारधारा, जिसके कारण हमारे इन नौनिहालों को कई प्रकार की गलत व्यवस्थाएं, गलत व्यवहार, गलत कार्य उनको झेलना पड़ता है। इसलिए शायद सरकार को अंततोगत्वा अधिनियम बना करके उनके अधिकार और उनकी सुरक्षा की बात की गई। आइए हम देखते हैं कि आखिर ये बाल अधिकार है क्या। आप और हम सभी जानते हैं कि ये बाल शब्द जो है संवैधानिक रूप से हमारे बच्चों को या हम सबों को 18 वर्ष की उम्र के नीचे आने वाले बच्चों को हम लोगों ने बालक माना है संवैधानिक दृष्टि से। तो उन्हें और उनमें भी दो कैटेगरी है, एक नाबालिग भी। तो 18 वर्ष के नीचे को संवैधानिक रूप से नाबालिग ही मान लिया जाता है। तो इन नाबालिगों की देखभाल एवं विशिष्ट सुरक्षा के रूप में मिलने वाली व्यक्तिगत मानवाधिकार को बाल अधिकार कहा जाता है। ये विशिष्ट सुरक्षा के लिए इस पे हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। विषय को आगे बढ़ाने के पहले मैं आप सबों से बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि क्या ये हम सबों के ऊपर, हम सबों के चिंतन के ऊपर, हम सबों के व्यवहार और कार्य के ऊपर क्या ये शब्द प्रश्न नहीं लगाता? क्योंकि वो हरासमेंट कई प्रकार के हैं, इसकी आगे चर्चा होगी। क्योंकि वो जो उसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। हम यदि किसी को मेंटली टॉर्चर भी कर रहे हैं तो वो भी बाल अपराध ही माना गया है। तो हम आखिर ये बात क्यों, ये तो समाज के दृष्टिकोण के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ गया कि जिनको खेलने की, जिनको पढ़ने की छूट होनी चाहिए, घूमने की, उनके प्रति इस तरह का दृष्टिकोण, आखिर उनको किसी सुरक्षा और संरक्षण की बात आखिर सरकार को क्यों करनी पड़ी? हम आप क्यों भयभीत हैं? इसका मतलब है कि समाज में एक वर्ग इस तरह के प्रायोजित व्यवस्थाओं में इतना लिप्त हो चुका है, वो हमारे सामाजिक विकास में व्यवधान उत्पन्न करता है। और टारगेट किसको किया? नाबालिगों को, हमारे नौनिहालों को, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चियों को। बाल तस्करी है।
श्रम है, बाल श्रम है। एक पोएम पढ़ा था हमने और 9th में पढ़ना भी है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये उन बच्चों के ही अधिकार की चर्चा उस कविता में, और वो ये कहना चाहता है कवि कि जिन बच्चों को खेलने कूदने पढ़ने आदि की उम्र है, उनको आखिर कौन सी ऐसी व्यवस्था है कि कोहरे से ढकी सुबह सुबह सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। और बड़ी दर्दनाक उसमें वर्णन है, मर्माहत करता है भाव कवि का। वो हमारी कौन सी व्यवस्था है? क्या उन बच्चों के खेलने कूदने के सामान कहीं आकाश में गुम हो गए? क्या उनके पढ़ने की किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या उनके पाठशालाएं किसी भूकंप की त्रासदी से ग्रसित होने के कारण ढह गई हैं? अथवा उनके घर की चार दीवारियां समाप्त हो गई? और एक विचित्र पंक्ति कहता है कि ये सब चीजें मौजूद हैं, फिर भी आखिर क्या कारण है कि बच्चे काम कर रहे हैं? बाल श्रम की चर्चा है। बच्चों को कम उम्र में मजदूरी करने के लिए विवश हो, तो इसलिए विशिष्ट सुरक्षा की बात की गई है यहाँ। और यह अधिकार आयु, भाषा, कुल, रंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, शारीरिक क्षमता और अन्य स्तर के आधार पर भेदभाव किए बिना समस्त बच्चों पर समान रूप से लागू होता है। एक बस स्टैंड की घटना है, मैं उसको यहां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। छठ की पूजा का समय था, कार्तिक का महीना था। छोटे छोटे बच्चे खड़े थे और आने जाने वाले यात्रियों से छठ माता के नाम पर मांग रहे थे कुछ पैसे। आश्चर्य तब हुआ, यदि पुरुष ने ये काम किया होता तो थोड़े देर के लिए क्षम्य था। ये काम महिला वर्ग के द्वारा किया गया। उस बच्चे ने उस औरत को घेरा, माता जी दे दीजिए, माता जी दे दीजिए। कुछ पैसे उसके उस कलशुक पे रखे हुए थे और उस औरत ने झन्नाहट से उस कलशुक को ऐसा उल्टे हाथ मारा कि सारा पैसा बिखर गया सब। बच्चा कुछ नहीं बोला, बच्चा बैठ कर उन पैसों को चुनने लगा। महिला चली गई, लेकिन यह जो घटना है, ये घटना उनके संरक्षण से जुड़ा हुआ है। आखिर उन बच्चों को क्या जरूरत है? और कोई कारण हो, हम उस कारण के योर नहीं जाना चाहते, लेकिन हम ना दें तो कम से कम इस तरह का व्यवहार तो नहीं करना चाहिए। हम उन्हें सहयोग ना दें चलिए, लेकिन क्या किया गया ऐसा व्यवहार उचित है? तो ऐसी व्यवस्थाएं हमारे समाज में उन नौनिहालों के साथ आए दिन घटती हैं, और इसी को ध्यान में रखकर के सरकार ने बाल संरक्षण
को समझा होगा और शायद उनकी आवश्यकता को कानून के इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा बृहद रूप से महसूस किया। और अब हम लोग इस उद्देश्य पर जब चर्चा करेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी कि क्यों आवश्यक है। 18 वर्षों से कम आयु के बच्चों का जो समुचित विकास होना चाहिए, चाहे वो बौद्धिक विकास की बात की जाए या फिर शारीरिक विकास की बात की जाए, उनमें जो बाधक तत्व हैं, अभी मैंने एक चर्चा कि सब कुछ मौजूद है फिर भी बच्चे कोहरे से भरे सड़क पर सुबह सुबह क्या कारण है कि काम पर जा रहे हैं। तो कारण क्या है? तो उन बाधक तत्वों के संबंध में समाज में और समाज के तमाम वर्गों में जागरूकता फैलाना, यह इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा है कि बालकों को किसी भी प्रकार के शोषण, जैसे आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण और शारीरिक शोषण, इन सबसे बचाना। और आप सब लोग इन तीनों प्रकारों से पूर्ण रूप से परिचित भी होंगे। आए दिन टीवी पे बराबर इन तीनों से संबंधित घटनाओं की सूचनाएं हम सबको देखने सुनने पढ़ने को मिलती हैं। ये बच्चे हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। इन बच्चों को कैसे संरक्षित किया जाए कि उनका आर्थिक शोषण बंद हो, तो इसके लिए बहुत सारे सरकारी योजनाएं हमारे यहाँ बनाई गई हैं कि उनको उन आर्थिक शोषण से मुक्त कराया जा सकता है। क्योंकि घर की परिस्थितियों के कारण हो सकता है कि बच्चों को कार्य पर जाना पड़ा हो या फिर कम कीमत पर उनका शोषण कर, जो उचित उनकी मजदूरी है उनको न देकर, ये सब तो आर्थिक शोषण के अंतर्गत ही तो आएंगे। फिर उनका मानसिक शोषण, 3 कैटेगरी बनी थी कल की परिचर्चा में। एक सुविधा संपन्न समुदाय, एक अर्ध सुविधा संपन्न समुदाय और एक सुविधा विहीन समुदाय। तो शोषण तो उसी वर्ग का होगा ना जो सुविधा विहीन है। और अद्भुत बात है, हमारी सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को निरूपित करने में, उनको निर्मित करने में, उनको बनाने में जो परंपराएं प्रथाओं के रूप में व्यक्त हुई या चली आ रही हैं, कहीं न कहीं हम भी उसमें दोषी हैं। क्योंकि हम अपनी सुविधा के अनुकूल काम कर लेते हैं और जो हमारे अनुकूल परंपराएं दिखती हैं, प्रथाएं दिखती हैं, तो हम उसके सपोर्टर बन जाते हैं। यदि वो प्रतिकूल दिखती हैं तो हम उसके विरोधी बन जाते हैं। ये जो सामाजिक विषमता है, यही बालकों के शोषण के कारण है। जरा गौर से इसको चिंतन करेंगे आप सब कि हम सभी इसमें कहीं न कहीं विभाजित हैं उन परंपराओं के वर्गीकरण में, और अंततोगत्वा बच्चे हमारे उससे आक्रांत हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो इन सबको उन प्रथाओं से अलग करके और संरक्षित करने की बात की जा रही है।
इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? कहता है कि बालक बालिकाओं के साथ हो रहे किसी भी तरह के अपराध जैसे बाल मजदूरी, बाल तस्करी इत्यादि पर रोक लगाना एवं कानूनी कार्रवाई करना, ये उस अपराध को रोकने के कारण बनाने की आवश्यकता है। इसके संरक्षण, बच्चों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होगी क्योंकि इनके जो बौद्धिक और शारीरिक विकास की जो धाराएं हैं, गतिविधियां हैं, वो प्रभावित हो रही और यही बच्चे कालक्रम में अपराधी बन जाएंगे। तो ये हमारा एक बड़ा वर्ग भविष्य का अपराधी वर्ग न बन जाए, इसलिए उनके संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। और अब हम चर्चा करेंगे कि ये कुछ प्रकार आए हैं, जैसे जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण और भागीदारी का अधिकार। जीने का अधिकार, जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और भागीदारी। बिल्कुल थोड़ा सा साइड पे है। हाँ, जीने का हर इंसान को अपने अपने तरीके से जीने का अधिकार प्राप्त है। तो क्या हमारे उन बच्चों को भी जीने का अधिकार प्राप्त नहीं है? उनको भी स्वच्छंदता के साथ, स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि यदि उनके अपने जो तौर तरीके हैं, यदि उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो उनका ये अधिकार समाप्त हो जाएगा। इसलिए उनको भी अपने तौर तरीकों से जीने का बिल्कुल जीने की स्वतंत्रता है। अच्छा, वो यदि हम सब लोग देखते हैं, बच्चा सुबह उठता है, उठ करके अपने कार्यों में लग जाता है, कुछ बच्चे कुछ दूसरे कार्य में लग जाते हैं, लेकिन उन कार्यों पर निगरानी हमारे अभिभावक वर्ग तो रखते ही। तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम खेलना शुरू कर दिया, इत्यादि इत्यादि। आपने उनके जीने के कला को सिखाने का काम किया, लेकिन जब वही बात घर की चार दीवारी से बाहर निकलता है और वो जिस रूप से संपर्क समाज के अपने अनुकूल, अपने विचार के अनुकूल करता है, तो आप वहां पाते हैं कि वो वहां कुछ और व्यवस्थाओं में संलिप्त पाया जाता है। मैं उस पर जाना नहीं चाहता। और आप वहां पाएंगे कि आपके द्वारा किए गए क्षेपक, आपके द्वारा रोके जाने और आपके द्वारा किए जाने वाले विरोध को वो जीने के अधिकार की तरफ ले लेता है। और तब वहां आप उसे समझाते हैं कि यह जो काम है, ये तुम्हारे जीने के अधिकार के अंतर्गत नहीं है, ये तुम्हारे भय के अंतर्गत है, विचार के अंतर्गत है, और यह विचारधारा जिसके संपर्क में हो वो गलत है। आप समझाते हैं। और जीने का अधिकार का तात्पर्य है कि सामाजिक मूल्यों के अनुसार जीवन को जीना, जो हमारे सोशल वैल्यूज हैं उनके आधार पर जीवन को जीना, ताकि तुम एक सभ्य, योग्य और अनुशासित नागरिक बन सको। इसके आधार पे जब बातें आती हैं, तब वो बालक अपने जीने के अधिकार के तहत काम करता है। फिर विकास का मैंने पहले ही कहा, इसका दो सामान्य रूप से आधार हम लोग मान सकते हैं, एक बौद्धिक विकास और दूसरा शारीरिक विकास।
तो बौद्धिक विकास में उनका स्कूल आना जाना, ट्यूशन पढ़ना, होमवर्क कराना, क्लास वर्क कराना, ये सब काम। इनके अतिरिक्त इस विकास के अंतर्गत जब हम बौद्धिक विकास की चर्चा करते हैं तो उसमें हमारा एक मूल्य छूट जाता है, और वो है नैतिक और चारित्रिक विकास की बात। हम गार्जियन इतने बिजी हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते अथवा समय नहीं दे पाते अपने बच्चों के साथ, और परिणामतः जो समुचित विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो यहां वो भी कह रहा है कि आप उनके, अभी मैं केवल बौद्धिक विकास की चर्चा कर रहा हूं, उस बौद्धिक विकास के काम को करने के लिए हमारा अपना जो उत्तरदायित्व है, एक घड़ी बुनियाद, घड़ी आंखों में बुनियाद, आप जो भी समय मिलता है अपने बच्चों के साथ जरूर बिताएं और उनको उनके नैतिकता और चारित्रिकता के गुणों को भी उसमें शामिल करें, ताकि तभी उनका जो बौद्धिक विकास है संबंध हो सकता है। अब बात आती है शायद कौन माँ बाप अपने बच्चे को शारीरिक रूप से अक्षम, दुर्बल देख सकेगा? कोई नहीं देखना चाहिए। तो वो खिलाए, भरपूर उनको रिच डाइट्स देता है शारीरिक विकास की। वो शायद 10th में ही है हिंदी के सिलेबस में कि लेखक भोलानाथ सच्चाई की, राम जी के चिरई, राम जी के खेत, खा ले चिरई भर भर पेट। और पिता खिलाता है तो मां संतुष्ट नहीं होती है, कहते कि मर्दुए क्या जाने बच्चों को खिलाने की व्यवस्था। ये जो मानसिकता है मां का, और फिर वो मोर के नाम पर, तोता के नाम पर, खरगोश के नाम पर और विभिन्न विभिन्न बड़े बड़े कौन खिला करके और बच्चों को भरपूर खिला देते हैं। ये उनके शारीरिक विकास से संबंधित है। लेकिन एक बात और, शारीरिक विकास के क्रम में बच्चे आजकल इनडोर हो गए हैं, आउटडोर गेम्स उनसे छूटते जा रहे हैं। जब वो थोड़े समय के लिए से उनको फील्ड में ले जाएं, आप उनके साथ थोड़ा समय दें, उनको काम करने का अवसर दें, खेलने का, कूदने का, खेलने का अवसर दें, तब जाकर के उनका शारीरिक विकास समुचित रूप से संभव हो पाएगा। तो ये विकास का अधिकार में अंतर्गत। तीसरा है संरक्षण का अधिकार। संरक्षण तो चाहिए। हम सब बच्चे जिस दिन से होश संभालते हैं और हम लोगों के संगत से अलग जब होते हैं तो हम उनको बार बार इस बात के लिए नॉक करते हैं कि अच्छे की संगति करना, बुरे की संगति मत करना, अच्छे काम करना, ये गलत है, ये सही है, इन सब चीजों का ज्ञान। और सचमुच अंतिम बात आती है उस संरक्षण में हमारे भाषा का प्रयोग का। हमारे दादाजी कहते थे कि बड़े संग रहोगे तो खाओगे पीड़ा पान, और बुरे संग रहोगे तो खाओगे कटाओगे नाक काम। ये यहाँ पान खाना सम्मान पाना, अच्छी संगति की देखरेख की आवश्यकता, उनकी व्यवस्थाओं, उनकी क्रियाकलापों, उनके गुणों अवगुणों, इन सब के ऊपर ध्यान देकर के जब हमारा काम होगा तब हमारे बच्चे संरक्षित रहेंगे। एक पक्ष
दूसरा पक्ष उनको समाज में व्याप्त जितने प्रकार के कुविचार कुप्रथाएं उनसे संरक्षित कर, उनसे दूर रखें। और जब हम उनसे अलग रखेंगे तभी हमारे बच्चे संरक्षित रह पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे। फिर भागीदारी का अधिकार, कभी हम लोग ये गलतियां कर बैठते हैं बच्चों के साथ। उनको किसी काम में, छोटे मोटे ही काम से ही आप उनकी भागीदारी सुनिश्चित अवश्य करें, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। ये हम लोग नहीं करते, भी करते। वो चाहते हैं आप कोई काम करने बैठे तो वो बच्चे बड़े गौर से देखते हैं और वो कहते भी हम कर लेंगे, तुमसे होगा डांट। वो कहता है कि आप उनकी भागीदारी को आप निभाएं, आप उसमें गाइड का काम कर सकते हैं, उनको आप ये अधिकार दें। क्योंकि जब तक वो अपनी भागीदारी नहीं निभाएंगे तो फिर उनके अंदर योग्यता अथवा क्षमता का निर्माण अथवा विकास कैसे होगा? संभव ही नहीं। कोई एक दिन में योग्य नहीं बनता है, वो प्रतिदिन के अभ्यास और किए गए कार्य का परिणाम होता है। तभी जाकर के कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफल हो पाता है। हम अपने बच्चों को वो छोटी छोटी क्रियाकलापों के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें और उनमें उनको गाइड करें, तब उनको धीरे धीरे भागीदारी का अधिकार समझ में आएगा और वो अपनी योग्यता और क्षमता के निर्माण में अथवा उसके संवर्धन में अथवा उसके विकास में सफल हो सकते हैं। तो ये सूची आई। अब हम लोग एक छोटा सा यहाँ वीडियो है, उसको आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा। कहाँ है? सौरभ से नहीं है। देखिए क्या बोलवाइए अभी हम लोगों ने एक शॉर्ट वीडियो देखा और बाल संरक्षण से संबंधित जितने भी उनके अधिकार के हनन हो रहे हैं उनको इसमें दर्शाने का प्रयास किया। बिल्कुल सही बात है, ये जागरूकता की आवश्यकता है और ये इसकी पहल घर से ही होती है शुरू। और हम शिक्षक हैं तो बच्चे हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, तो टाइम टू टाइम हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनके इन संरक्षण के व्यवस्थाओं, उनके नियमों, उनके कार्यों आदि से हम अपने बच्चों को अवगत कराते रहें ताकि हम उनके अधिकार के संरक्षण में एक सहायक की भूमिका निभा सकें। अब बात आती है बाल अधिकार हनन, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बाल मजदूरी और बाल तस्करी। कुछ दिन पहले हम लोगों के यहाँ भी एक कार्यशाला चली थी, उसमें ये बात आई थी गुड टच और बैड टच, ये बात आई थी। तो ये नैतिकता के ऊपर सीधा सीधा प्रश्न है। नैतिकता इतनी ना मिल जाए कि इस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो। हम लोग आए हनन पर, आए दिन समाज में हमारी व्यवस्थाएं इस तरह की व्याप्त हो गई है तो पता नहीं बेटियों के प्रति
तरह की दुर्भावनाएं समाज में व्याप्त है और ये पुरानी अवधारणा है। पूर्व में भी हम दशकों पूर्व यदि हम अपने सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं तो वहाँ भी बेटियों के प्रति दुर्भावनाएं ही दिखती है। उनको एक चार दीवारी का कैदी समझ करके उनको सभी अधिकारों से वंचित कर देना, ये एक अपराध बोध नहीं कराता, लेकिन शायद पुरुष सत्तात्मक समाज ने महिलाओं के प्रति उपेक्षा का भाव रखा है। और ये आप यदि इतिहास के पन्नों के ऊपर दृष्टिपात करेंगे तो आप पाएंगे कि ये हमारी प्राचीन व्यवस्था में नहीं थी। आप यदि ठीक से अवलोकन करेंगे तो हमारे उपनिषदों में चर्चा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ समस्त शक्तियाँ, दैवीय शक्तियाँ विराजमान होती हैं, सहायक होती हैं। तो फिर यहाँ तो विभेद नहीं दिखता। या फिर सबसे प्राचीन ग्रंथ आप मानते हैं कि ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का जो अंतिम 4 मंडल है उसकी रचनाएं महिलाओं ने की। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, ये सब दान विदुषी उन्हें अधिकार को प्राप्त थे। और पूर्व में जब दशरथ के देवासुर संग्राम में कैकेयी खुद रथ का संचालन कर रही थी, वहां भी अधिकार प्राप्त। मध्यकाल में ये सिस्टम हमारे यहाँ डेवलप किया और नारियों को के प्रति उपेक्षा का भाव आया। और फिर धीरे धीरे पुरुष सत्तात्मक समाज ने बेटियों को गर्भ में ही मार देने का कुत्सित कार्य शुरू किया। कुछ दिन पूर्व 2011 सेंसस 2011 का था ना, लास्ट रवि सर, लास्ट सेंसस 2011 क्यों नहीं स्वीकार 2011। तो उस जनगणना का एक डेटा आया अपने राष्ट्र का ही, राज्य विभिन्न राज्यों के अलग अलग, उसमें पंजाब प्रांत का आनुपातिक जो दर आया वो पूरे सरकार के दिमाग को हिला दिया। 1000 पुरुष पे 900 मतलब बालकों पे 900 बालिकाएं, मतलब 100 का दर घट गया। तो वहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कंसेप्ट बना और फिर धीरे धीरे बच्चियों को समाज की धाराओं में विशेषाधिकार देकर के और उनको प्रोत्साहित करने का काम किया गया। मेरा मानना है, एक विचित्र बात मैं कहने जा रहा हूं, आप हंसेंगे भी लेकिन गंभीर बात है। मैं मान लिया पुरुष होने के नाते मान लिया जाए कि बेटा ही केवल चाहिए। जरा समाज की एक दौड़ की कल्पना आप करें, सबके पास बेटे ही हो तो विवाह किससे करेंगे? सामाजिक व्यवस्थाओं का संचरण कैसे होगा? प्रश्न तो बनेगा। चिंतन की उस व्यवस्था के आगे ऐसा क्यों? अब फिर बेटा और बेटी की बन, नर और नारी, ये तो प्रकृति की 2 व्यवस्थाएं हैं और प्रकृति का सुचारू रूप से जो संवरण है वो बिना इनके सहयोग से नहीं हो सकता। हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं कि समाज की विकास रूपी गाड़ी के नर और नारी 2 चक्के हैं। दोनों का स्वस्थ होना, स्वस्थ का अर्थ होता है बौद्धिक और शारीरिक सब रूप से संपन्न, सर्वगुण संपन्न।
यदि बेटियां भी पढ़ी रहेंगी और बेटे भी पढ़े रहेंगे तो वो एक योग्य पति पत्नी के रूप में बनेंगे। आगे जाकर समाज के विचारधारा और सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार, अरे मेरी बेटी पहले पढ़ी है तो हम योग्य ही ना लड़का ढूंढेंगे, तो दोनों पढ़े लिखे रहेंगे, स्वस्थ मानसिकता रहेगी, तो विकास की धाराएं, विकास रूपी गाड़ी आगे बढ़िया सुचारू रूप से चलेगी। तो ये चिंतन का विषय अवश्य माना जा सकता है और इस तरह के भेद नहीं होने चाहिए। महादेवी वर्मा की एक कहानी है, उसमें उन्होंने दिया मेरे संग की औरतों के बारे में। उन्होंने लिखा है कि ऐसा नहीं था कि मेरे जन्म से पूर्व बेटियां हमारे परिवार में नहीं हुई थी, लेकिन उनके जन्म के समय ही उनको सुरधाम भेज दिया जाता है, मतलब उनकी हत्या कर दी जाती थी और उस कुल परंपरा में वो 200 साल के बाद पैदा होता है। इसका मतलब क्या हो कि 200 साल के बीच में बेटी घर में पैदा ही नहीं हुई, लेकिन क्या किया गया, मार दिया। उस जमाने में कन्या भ्रूण हत्या का सिस्टम रहा होगा कि नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बच्ची के जन्म के बाद तो मार ही दिया जाता, ये तो स्पष्ट प्रमाण है। लेकिन कन्या भ्रूण हत्या भी हम बाल संरक्षण की व्यवस्थाओं में एक व्यवधान मानते हैं, क्योंकि समाज की समुचित विकास में नर और नारी का सम्मिलित योगदान माना गया है, इसलिए दोनों का होना आवश्यक है। तो इस अपराध को नहीं होने देना चाहिए। और सबसे आश्चर्य की बात है कि एक मां ही अपनी कोख में होने वाली बेटी को मार देती है। ये कितना बड़ा अपराध है। उस सोच के ऊपर तरस आती है। एक मां, भविष्य की एक मां को अपनी कोख में स्वयं मार, तो आखिर वो विचारधारा, वैसी मानसिकता बदलनी होगी और तब जाकर के यह अपराध रुक सकता है, समाप्त हो सकता है। अब तो सैकड़ों हजार उदाहरण पड़े हैं। कौन सा ऐसा क्षेत्र बाकी है कि जिसमें बेटियों ने अपने स्तंभ न गाड़े, अपना परचम न लहराया, अपने हुनर को न दिखाया? हर क्षेत्र में। तो इस बात को समझना होगा और उनका यह जन्म लेने का जो अधिकार है, क्योंकि भाई भ्रूण हत्या हुआ तो उनका जन्म का अधिकार समाप्त हो गया, तो इसको हम रोक सकते हैं। दूसरा है बाल विवाह। अब तो चर्चा हो रही है 18 वर्ष से कम की उम्र में तो विवाह करना कानूनी अपराध है। अब तो चर्चा हो रही है 21 वर्ष तक, क्योंकि व्यस्तता जो है, मैच्योरिटी जो है, वो अब 21 की मानी जा रही है। उस पर चर्चा चल रही है, हालांकि इसके विरोध भी हो रहे हैं। लेकिन आज के भी समय में, आज के इस विकसित वैश्विक परिदृश्य में भी हमारे राष्ट्र के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाल विवाह व्याप्त है। आप सभी जानते हैं कि ये एक ऐसी व्यवस्था है तो बड़ा उत्तम और पवित्र। 16 संस्कारों में एक विवाह संस्कार माना जाता है, लेकिन जिनको जीवन के उतार चढ़ाव, उचित अनुचित, सुख दुख, इन सब का कोई लेश मात्र भी अनुभव न रहा हो और उनको जीवन की व्यवस्थाओं के बागडोर में बांध देने से बहुत प्रकार की कमियां, बहुत प्रकार की विसंगतियां और बहुत दूसरे प्रकार की बाधाएं
उत्पन्न हो जाएंगे, हो जाती है। कई उदाहरण हैं। बाई द वे कोई अघटित घटना घट गई तो बच्ची का तो जीवन समाप्त हो गया, जिसने अपने जीवन के कुछ संदर्भों का कुछ लेखा जोखा जाना ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं, और उसको पता चला कि उसका पति मर गया है, अब उसको सब कुछ क्या देना है सुख सौंदर्य के साथ में, तो पूछती है कि ये क्या हो रहा है। ऐसी परिस्थितियां हमारे समाज के लिए घातक है। इसलिए बाल विवाह भी हमारे उस बालकों के अधिकारों का हनन करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि परिपक्वता जीवन की जिम्मेदारियों को समझने के, उनके चिंतन और फिर उनमें अपनी बुद्धि, युक्ति और क्षमता के आधार पर उसका निर्वाह करना, जब तक यदि लड़के को अथवा लड़की को नहीं आए समझ में, तो उसके बंधन में उनको बंधना ही नहीं चाहिए, और इसका उत्तरदायित्व तो फिर सीधा सीधा हमारे ऊपर आता है। हाँ, कभी समझने का प्रयास किया जाना चाहिए कि आखिर इन प्रथाओं के पीछे का कारण क्या है। मेरा मानना है अशिक्षा। अशिक्षा के कारण समाज में इस तरह की कुप्रथाएं व्याप्त रहती हैं, उनके निरंतरता चलती है। इसका दूसरा भी कारण मान सकते हैं, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको अभी तक समाज उसको ढो रहा है, इसके ऊपर प्रहार की कमी, उनके अंदर बौद्धिक जागरण की कमी, उनको उसके नकारात्मक पहलुओं को न बताने का कारण यह माना जा सकता है, तब जाकर के बाल विवाह जैसे कोई प्रथा समाप्त हो। हालांकि अब तो बहुतायत में हर कोई, चाहे कितना भी गरीब परिवार हो, अपने बच्चों को अब शिक्षित करना चाहता है, और शिक्षा के महत्व को वो समझने लगा है, तो अपने बेटे को या बेटी को वो पढ़ाना भी चाहता है। तो ये एक स्वागत योग्य पक्ष है कि हमारे समाज के परिवर्तित स्वरूप को ये दिखा रहा है, और यही परिवर्तन आगे एक विकसित सामाजिक व्यवस्था की संरचना में सहायक बनेगा। तीसरा है बाल मजदूरी। परिस्थितियां कभी बाध्य करती हैं, लेकिन कभी कभी आदत भी बन जाती है। एक घटना में बताऊं, गया कॉलेज के पीछे एक स्लम छोटी सी बस्ती है। होली का अवसर था, बच्चे एक होटल में काम के लिए, और जो पैसा मिला उसका उन्होंने जुआ किया। तो ये जो आदत है, इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। लेकिन बाल मजदूरी भी बच्चों के अधिकार का हनन करती है, क्योंकि उनको उचित मजदूरी एक तो वो मिलती नहीं, दूसरा श्रम अधिक करना पड़ता है, तीसरा उनको जिस रूप से पढ़ लिख करके समाज में योग्य बनना चाहिए था वो उससे वंचित हो जाएगा। तो इस तरह से बाल मजदूरी भी बाल अधिकार के हनन का एक साधन है। आजकल चौथे पॉइंट के ऊपर भी आजकल आए दिन सूचनाएं भयावहता को उत्पन्न करती है। बच्चा घर से निकला, गारंटी नहीं है, क्योंकि उनको तस्करों के चंगुल में फंसते हुए पाया जाता है। लोग लालच देकर के छोटे से वीडियो में उसके संकेत मिले,
तो हम अपने बच्चों को इस तरह से थोड़ा गाइड भी करें, उनको समझाएं कि अपरिचितों से हमको किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं बनाना है, क्योंकि कुछ भी दुर्घटना संभव हो सकती है। तो ये सारी चीजें बाल अधिकार के हनन में कारक के रूप में मानी जा सकती हैं। बाल अधिकार एवं संरक्षण, बालक समाज एवं राष्ट्र की संपत्ति है, आप और हम सब जानते हैं। भारतीय संविधान में सभी कार्यों, सभी बच्चों के लिए कुछ बाल अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। हमारे संविधान में चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर आर्टिकल है, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 19 घ, अनुच्छेद 19(4), ये सब आर्टिकल्स हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर उसमें चर्चा की गई है, बात की गई है कि हम अपने धरोहरों को, क्योंकि ये बच्चे हमारे धरोहर कल के हमारे स्वरूप हैं और हमारे राष्ट्र के भविष्य भी, तो इनको संरक्षित नहीं किया गया, समय पर उनका उचित मार्गदर्शन नहीं किया गया, उनको उससे लाभान्वित नहीं किया गया, उनको उनके अधिकार को बताया नहीं गया, तो हमारा समाज का जो, हमारे समाज का अथवा हमारे राष्ट्र का जो स्वरूप बन सकता है, ये आपकी कल्पना में भी होना चाहिए और शायद किसी भी राष्ट्र के लिए ये बाधक ही बनेगा। राष्ट्रीय, इसके लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग बनाया गया, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR। और ये काम कैसे करता है, इसकी संरचना कैसे होती है, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि बिना संवैधानिक स्वरूप के गठन किए किसी भी काम को सुचारू रूप से कर पाना संभव नहीं दिखता, क्योंकि बातें तो हो जाती हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन एक आर्टिकल के तहत, एक नियम के तहत अथवा नियमावली के तहत चरणबद्ध होता है। तो हमको लगता है कि एक प्रकार से समाज के अंदर वो बातें आ जाती हैं कि यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो हम भी एक तरह से उसके अपराधी बन सकते हैं, अथवा जो करता है, जो करने वाला है, उसके प्रति क्या क्या दंडात्मक व्यवस्थाएं हैं, उसका पूरा प्रावधान उसमें अंकित किया गया है, ताकि एक मैसेज जाए कि यदि ऐसा काम करते हैं कोई, तो उनको इन दंडों से दंडित किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो गठन हुआ था वो 5 मार्च 2007 को किया गया था, और ये एक्ट जो है वो अधिनियम के रूप में 2005 में ही पास हुआ, लेकिन गठन इसका 2007 में हुआ, और इसके अंतर्गत 0 से 18 जो यस के वर्ष, आयु के वर्ष के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो सब इसमें शामिल हुए हैं। और एक तरह से ये एक वैधानिक निकाय के रूप में 5 मार्च 2007 को हमारे राष्ट्र के सामने उपस्थित हुआ, और फिर इसने पूरे तमाम क्षेत्रों में, खास करके स्कूल कॉलेजेस में, उनके सिलेबस में छोटे छोटे आर्टिकल, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से इनके बारे में बताने का काम किया जाने लगा। फिर आगे जाकर के कालक्रम में हम आप सब भी
छोटे छोटे स्लाइड के माध्यम से बच्चों के अंदर वो जागरूकता फैलाने का काम किए। फिर टाइम टू टाइम बच्चियों के अलग उनको बुला करके उनको उनके बारे में बाल अधिकार के संदर्भ में बताने का काम किया जाने लगा। फिर इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज में धीरे धीरे जागरूकता उत्पन्न होने लगी। ये काम कैसे करता है? बाल संरक्षण अधिनियम जब बना तो ये इस कानून के तहत बाल अधिकारों की सुरक्षा की जांच करता है। क्योंकि हो सकता है कि जो बातें की गई हैं, जो FIR में दर्ज की गई हैं, वो कितनी सत्य है, कितनी असत्य है, क्योंकि बिना इन्वेस्टिगेशन के परिणाम रिजल्ट का तो नहीं आ सकता। तो अधिकारों की सुरक्षा की जांच करना, अथवा इसका दूसरा स्वरूप ये भी माना जा सकता है कि इन नियमों के तहत काम कितने सही ढंग से समाज में हो रहे हैं कि नहीं, इसकी जांच करना। फिर विशेष देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़े मामलों की देखभाल भी करना। बहुत से स्वरूप कभी कभी हमारे यहाँ भी आप कहीं किसी भी देश के कोने में प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती हैं तो वहाँ बच्चे अनाथ हो जाते हैं, वो भी तो बाल संरक्षण के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर उनके प्रति हमारी जवाबदेही क्या है? तो विशेष देखभाल और उनकी सुरक्षा। एक आर्टिकल कुछ दिन पहले आप सबों ने देखा होगा टीवी में, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है रशिया के साथ। एक मलबा घर का गिरा है, माता पिता उस मलबे से डेड पाए गए, लेकिन एक छोटी नवजात बच्ची जिंदा है। वो जो फौजी समुदाय जो आपदा प्रबंधन लोग के यहाँ उन लोगों ने उस बच्ची को सकुशल निकाला और फिर उसके संरक्षण की बात हुई। तो विशेष देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़े मामलों की देखभाल करना, उसकी भी मॉनिटरिंग कि काम उनका कैसा हो रहा है, उनको सही उचित संरक्षण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या क्या विसंगति है, क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, उनको और क्या सहायता मिल सकती है इत्यादि। जो मिल रही है वो उचित है कि नहीं है, इन सब क्योंकि विशेष शब्द की चर्चा है। फिर अंतरराष्ट्रीय समझौतों की समीक्षा करना जो बाल अधिकारों से जुड़े हुए, बिल्कुल सही बात है। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे यहाँ के बच्चे विदेशों में काम करने गए थे तो उनके साथ वहाँ दिक्कतें आई, तो भारत सरकार ने वहाँ के उच्चायोग से संपर्क किया और काम करके, तो ये जो कार्य है उसके आधार पर इंटरनेशनल लेवल पर हर देश एक दूसरे के साथ उनके संरक्षण से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए एक दूसरे से साझा भी करते हैं, ताकि कि बच्चे तो भी बच्चे हर राष्ट्र के धरोहर हैं, तो उनके अधिकारों में किसी प्रकार का हनन न हो, इसके लिए उस स्तर पर भी काम करना। बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान का संचालन करना, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं हुई, उनमें जो उनको अधिकार प्राप्त हुए कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत, तो उन अधिकारों के क्रियान्वयन, उनकी सफलता क्या सही रूप से कामयाबी के लिए हो रही है अथवा नहीं, तो उसका टाइम टू टाइम अनुसंधान करना, जांच करना, ताकि कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई शोषण का अथवा किसी और अन्य प्रकार की कमियों का अथवा उनके अधिकारों के हनन का कोई दुरुपयोग नहीं होना। तो इन सब चीजों के ऊपर उनको देखना, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बाल अधिकारों से संबंधित शिक्षा तथा जागरूकता
अभी इस पर हम लोगों ने चर्चा की कि नुक्कड़ नाटक, पाठ के संदर्भ, छोटे छोटे वीडियोज इत्यादि इत्यादि या फिर गोष्ठियाँ, इन सबों के माध्यम से उनमें जागरूकता फैलाने का काम, ताकि कि उनको अपने अधिकार का मूल रूप से जो मौलिक उनको अधिकार प्राप्त है इसका पूरा ज्ञान अथवा उससे अवगत होना, उनके क्रियान्वयन के लिए उनको सहयोग देना या फिर उन्हें समझाना, आने वाली या प्राप्त होने वाली दिक्कतों मुश्किलों के ऊपर चिंतन करना और फिर उनको शिक्षित करके उन्हें जागरूक करना। सरकार चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, इनके द्वारा उनके किसी आपराधिक व्यवस्था का यदि उनकी बात आती है तो उनके लिए एक अलग बालक जेल की आवश्यकता को देखते हुए उनका अलग निर्माण और टाइम टू टाइम उसको उनकी देखभाल करना और उसकी जांच भी करना आए दिन होती भी। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की जब संरचना उसकी हुई तो उसके लिए अनिवार्य की गई कि उसमें एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य, ये उसकी नियमावली में है। तो और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो होगी वो चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा होगी, ये उसकी नियमावली में है। मतलब उसका एक चेयरमैन है जो अध्यक्ष है उसका, और उसके 6 सदस्य। यही कमिटी वो बच्चों के सारे संरक्षण से संबंधित कार्य सुचारू रूप से क्रियान्वित अथवा संचालित करती है। और इस प्रकार हम लोगों ने देखा